दुनिया में एक देश है जहां 100 में से 99 लोग मुसलमान हैं और उसी देश ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से यानी अपने सबसे बड़े कानूनी डॉक्यूमेंट से इस्लाम का नाम ही हटा दिया है। उसी देश में हर एक मस्जिद सरकार की प्रॉपर्टी है, हर इमाम को सरकार खुद चुनती है, उसकी तनख्वाह खुद डिसाइड करती है और कुछ हद तक ये भी तय करती है कि वो फ्राइडे की नमाज में क्या बोलेगा। उसी देश में एक मर्द एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता है। पॉलीगेमी वहाँ पर कानूनी जुर्म है और जिसके लिए सीधी सीधी जेल भी हो सकती है। उसी देश ने अबॉर्शन को साल 1973 में लीगल कर दिया था। भाई साहब, उस दौर में जब दुनिया के बहुत कम देशों ने ऐसा कुछ किया था। उसी देश के स्कूल्स में बच्चों को सेक्स एजुकेशन पढ़ाई जाती है। उसी देश के सबसे ताकतवर इस्लामिस्ट नेता आज 84 साल की उम्र में जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ दी गई सजाओं को जोड़ दिया जाए तो 40 साल से ऊपर पहुंच जाती है। और उसी देश में हुआ एक बड़ा सर्वे ये कहता है कि हर 2 में से लगभग एक नौजवान अब खुद को मुसलमान ही नहीं मानता है। ये देश पता है कौन सा है? ये देश है टुनीशिया। नॉर्थ अफ्रीका में मेडिटेरेनियन सी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा देश, वही टुनीशिया जहां से साल 2011 में पूरे अरब वर्ल्ड का सबसे बड़ा मूवमेंट यानी अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था। तो अब सवाल बिल्कुल सीधा है, एक देश जहां करीब हर एक इंसान मुसलमान है, उसने अपने ही देश से, अपनी ही लाइफ से इस्लाम को इतनी दूर क्यों कर दिया? ये हुआ कैसे? किसने किया? और सबसे ज़रूरी बात, क्या ये सच में इस्लाम को छोड़ना है या इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? आइए ये सब बातें इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, आज हम टुनीशिया को एक मुस्लिम देश के तौर पर जानते हैं, लेकिन टुनीशिया की हिस्ट्री आपको बताएगी कि हमेशा से इस्लामिक सोसाइटी नहीं थी। इस्लाम यहाँ पर बहुत बाद में आया था और वो भी तलवार और इन्वेजन्स के जरिए। आज से करीब 3000 साल पहले जहाँ आज टुनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है, तो उसके पास एक शहर था जिसका नाम था कार्थेज। और ये कोई मामूली शहर नहीं था। कार्थेज उस जमाने की एक सुपर पावर थी और कार्थेज को बसाया था फोनीशियंस व्यापारियों ने। ये ट्रेडर समुद्र में व्यापार करने वाली एक कम्युनिटी थी जो आज के लेबनान के इलाके से आई थी और धीरे धीरे कार्थेज पूरे मेडिटेरियन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग एम्पायर बन गया। इनका बहुत बड़ा नेवी हुआ करता था। शायद आपने हैनिबल का नाम सुना होगा, जो बहुत मशहूर जनरल था, जो अपनी फौजों और हाथियों को लेकर एल्प्स के बारफाइल पहाड़ों के ऊपर से होता हुआ रोम पर हमला करने के लिए निकल गया था। वो जो हैनिबल था ना, वो इसी कार्थेज का था। कार्थेज और रोम के बीच में 3 बड़े युद्ध हुए थे जिन्हें प्यूनिक वॉर्स कहा जाता है। आखिर में 146 BCE में रोम ने कार्थेज को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था, लेकिन बाद में रोम ने उसी जगह पर एक नया रोमन शहर बसाया था और टुनीशिया का ये पूरा इलाका रोमन एम्पायर का एक बहुत अमीर हिस्सा बन गया था। इतना उपजाऊ कि इसे रोम का अनाज भंडार कहा जाता था। इसी रोमन दौर में वहां पर एक नया रिलीजन आया, क्रिश्चियनिटी। टुनीशिया का कार्थेज शुरुआती दौर से ही क्रिश्चियनिटी के लिए दुनिया के सबसे बड़े सेंटर्स में से बन गया था। यहाँ के असली मूल निवासी, जिनको बर्बर कहा जाता था, वो लोग नेचर की पूजा करते थे, सूरज, पहाड़, पानी के झरने और अपने पुरखों की आत्माओं को मानते थे। इनके अपने कई देवी देवता हुआ करते थे, लेकिन अब वो लोग बड़ी तादाद में क्रिश्चियन बन चुके थे। लेकिन फिर आती है 7th सेंचुरी। अरब मुस्लिम फौजों ने नॉर्थ अफ्रीका पर हमले शुरू कर दिए और 600 से 700 CE के बीच वो इस इलाके तक भी पहुंच गए। उन्होंने यहाँ आकर एक शहर बसाया, कायरो युआन, जो आगे चलकर इस्लाम के सबसे इंपॉर्टेंट शहरों में से गिना जाने लग गया। लेकिन एक बात याद रखिए, यहाँ पर इस्लाम रातों रात नहीं फैला था। रोमन और क्रिश्चियन विरासत इतनी गहरी थी कि टुनीशिया को पूरी तरीके से मुस्लिम बनने में कई सदियां लग गई थी। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे यहाँ की बर्बर मूल की आबादी करीब करीब पूरी तरीके से मुस्लिम बन गई। इसके बाद की कई सदियों तक टुनीशिया एक के बाद एक इस्लामिक डायनेस्टीज के हाथों से गुजरता रहा। फिर 16th सेंचुरी में यहाँ पर एक नई ताकत आई जिसका नाम था ऑटोमन एम्पायर। टुनीशिया ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया जिसको 1881 तक कोई कुचल नहीं पाया। और फिर 1881 में वो ताकत आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, फ्रांस। फ्रेंच फौजों ने ट्यूनीशिया पर कब्जा कर लिया और इसे एक फ्रेंच कॉलोनी बना दिया पूरे 75 सालों के लिए। और ये फ्रांसीसी केवल जमीन लेकर नहीं आए थे, वो अपनी भाषा लेकर आए थे, अपने स्कूल्स लेकर आए थे, अपनी अदालतें लेकर आए थे और अपना पूरा लीगल सिस्टम लेकर आए थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे भारत के अंदर ब्रिटिशर्स आए थे और देखते ही देखते टुनीशिया में फ्रेंच पढ़े लिखे लोगों की भाषा बन गई। आज भी टुनीशिया का कानून बहुत हद तक यूरोपियन सिविल कोड पर टिका हुआ है, शरिया पर नहीं। और ये फ्रेंच दौर की सबसे बड़ी छाप थी। और जब 20th सेंचुरी में टुनीशिया के लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ने लगे, तब तक फ्रांस बिना चाहे एक नई पीढ़ी तैयार कर चुका था। एक ऐसी पीढ़ी जो फ्रेंच में सोचती थी, फ्रेंच में पढ़ती थी और यूरोप के विचारों को जानती थी। और इसी पीढ़ी में एक नौजवान वकील था जो टुनीशिया की पूरी किस्मत बदलने वाला था। उस नौजवान वकील का नाम था हबीब बोर्जुबा। बोर्जुबा ने कानून की पढ़ाई पेरिस में की थी
वहीं से वो यूरोप की सेक्युलर सोच को अपने अंदर लेकर लौटा था। वापस आकर वो फ्रांस के खिलाफ ट्यूनीशिया की आज़ादी आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका था। साल 1956 में फ्रांस ने आखिरकार ट्यूनीशिया को छोड़ दिया। ट्यूनीशिया अब आज़ाद हो चुका था और बोर्जुबा इस नए देश का नेता और जल्द ही इसका पहला प्रेसिडेंट बन चुका था। अब यहाँ पर असली सवाल खड़ा होता है, उसने इस ताकत का क्या किया? अक्सर नए आज़ाद हुए देश में नेता भाषण देता है, झंडा लहराता है, फौज खड़ी करता है। बोर्जुबा ने ऐसा कुछ नहीं किया। बोर्जुबा ने बल्कि कुछ ऐसा किया जो उस वक्त शायद ही किसी मुस्लिम नेता के दिमाग में आए या फिर उसे करने की हिम्मत दिखाए। आज़ादी के कुछ ही महीनों के अंदर अंदर उसी साल 1956 में उसने एक कानून पास किया जिसका नाम था पर्सनल स्टेटस कोड। ये कानून क्या था, ये ध्यान से समझिए, क्योंकि यही इस पूरी कहानी की नींव है। पहला, इस कानून ने पॉलीगैमी को बैन कर दिया। इस बात को ढंग से समझिए। परंपरागत इस्लामिक कानून के हिसाब से एक मर्द एक साथ 4 बीवियां रख सकता है। बोर्जुबा के कानून ने कहा नहीं, एक मर्द एक बीवी और दूसरी शादी अब क्राइम है और इसके लिए ना सजा भी है, सीधा जेल की जाएगी आपको। 1956 के एक मुस्लिम मुल्क में ये एक भूचाल था। दूसरा, इस कानून ने एक तरफा तलाक की प्रथा को खत्म कर दिया। पहले एक पति अपनी पत्नी को सिर्फ जुबानी तलाक 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 बोलकर तलाक दे सकता था। बोर्जुबा के कानून ने कहा अब तलाक सिर्फ अदालत में होगा, एक जज के सामने। और यहाँ पर गौर करने की बात यह भी है कि अब एक महिला को तलाक मांगने का उतना ही हक था जितना एक मर्द को। फिर तीसरा, इस कानून ने लड़कियों की शादी के लिए एक मिनिमम उम्र तय कर दी थी। बच्चों की शादी पर रोक थी। चौथा, शादी के लिए दुल्हन की अपनी रजामंदी जरूरी कर दी गई। अब किसी महिला की शादी उसकी अपनी हाँ के बिना नहीं हो सकती थी। और इतना ही नहीं, उसी साल बोर्जुबा ने शरिया कोर्ट्स यानी धार्मिक अदालतें उन्हें खत्म कर दिया। पूरे देश के लिए एक ही सेक्युलर कोर्ट सिस्टम को बना दिया गया। एक ही कानून में ट्यूनीशिया ने अपनी महिलाओं को पूरे अरब वर्ल्ड में शायद सबसे ज्यादा कानूनी हक दे दिए। और ये उसने 1956 में किया, जब कई वेस्टर्न देश भी अपनी महिलाओं को ऐसे हक ठीक से नहीं दे पा रहे थे। आगे चलकर साल 1973 में ट्यूनीशिया ने अबॉर्शन को भी लीगल कर दिया। यह बहुत बड़ी बात थी। बोर्जुबा यही नहीं रुका, उसने पब्लिक लाइफ में पर्दे यानी वेल के खिलाफ भी कदम उठाए और उसे एक पुरानी पिछड़ी चीज बताया। जहां हम भारत में आज की डेट में इसके ऊपर लड़ रहे हैं ना, ये 1973 में उसने खत्म कर दिया था। अब चलो आपको ना एक बहुत मशहूर किस्सा बताता हूं। साल 1962 में रमजान के महीने में जब मुस्लिम सुबह से शाम तक रोजा रखते हैं, बोर्जुबा टेलीविजन पे आता है। पूरी कौम के सामने एक ग्लास ऑरेंज जूस सबके सामने टीवी पे पी जाता है। उसका तर्क था कि रोजा रखने से मजदूर कमजोर हो जाता है और मुल्क की तरक्की रुक जाती है। उसने एक मुफ्ती से इस बात का फतवा भी मांगा कि लोगों को रोजा छोड़ने की इजाज़त दे दी जाए। जब मुफ्ती ने मना कर दिया तो बोर्जुबा ने उसको पद से ही हटा दिया। अब यहाँ पर ना एक बहुत चालाक बात है और इसे समझना जरूरी है। बोर्जुबा बेवकूफ़ नहीं था, वो जानता था कि खुलकर इस्लाम पर हमला करेगा तो वो मारा जाएगा, उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। इसीलिए उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं इस्लाम के खिलाफ हूँ। उसकी जगह उसने तर्क दिया कि इस्लाम की असली सोल तरक्की और इंसान की भलाई के साथ खड़ी है। और सबसे ज़रूरी, उसने कुछ धार्मिक विद्वानों को यानी उलेमाओं को अपने साथ मिला लिया था। उसने इन रिफॉर्म्स को इस्लाम के खिलाफ जंग की तरह नहीं, बल्कि इस्लाम की एक नई और मॉडर्न समझ की तरह पेश किया। हालांकि वो अंदर ही अंदर इस्लाम के साथ क्या कर रहा था वो साफ साफ दिख रहा था। तो इससे ना ओवरऑल इम्पैक्ट ये हुआ कि भले ही ट्यूनीशिया कागज पर मुस्लिम रहा, लेकिन बोर्जुबा ने बस चुपचाप रिलीजन की पकड़ रोजमर्रा की जिंदगी पर कमजोर कर दी थी। अब इसका असर पता है क्या हुआ? इससे ये हुआ कि देश के उलेमा और ट्यूनीशिया की सबसे बड़ी मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल ज़ैतूना, उसके स्कॉलर्स इन रिफॉर्म्स के सख्त खिलाफ हो गए। लेकिन बोर्जुबा को इस सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और उसका एक रीज़न ये भी था कि साल 1975 में बोर्जुबा ने खुद को जिंदगी भर का प्रेसिडेंट घोषित करवा लिया था। लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़ा होता गया, 80s के दशक में उसकी सेहत और दिमाग साथ छोड़ने लगा। देश में तनाव बढ़ रहा था, किसी को ठीक से पता नहीं था कि असली सत्ता किसके हाथ में है। और उसी की कैबिनेट में बैठा था एक आदमी,
एक पूर्व सिक्योरिटी चीफ जो अब टुनीशिया का फ्यूचर डिसाइड करने वाला था। उस आदमी का नाम था ज़ाइन एल एब्दिन बेन अली। देखिए, साल 1987 में बेन अली ने अपना दाव चला। वो उस वक्त ट्यूनीशिया का प्राइम मिनिस्टर था और देश की सिक्योरिटी के लिए सबसे जिम्मेदार आदमी भी। उसने डॉक्टर्स के एक पैनल से घोषित करवा दिया कि बूढ़े प्रेसिडेंट बोर्गियोबे जो हैं वो अब शासन के लायक नहीं रह गए हैं। तो ना कोई गोली चली, ना कोई लड़ाई हुई। बेसिकली एक मेडिकल कू हुआ और बेन अली सत्ता में आ गया। उसके बाद पूरे 23 साल तक बेन अली ने ट्यूनीशिया पर राज किया। उसने इलेक्शंस भी करवाए जिसको उसने 99% तक वोट लेकर जीता। वो आंकड़ा जो सिर्फ एक डिक्टेटर को मिलता है। बेन अली खुद को सेक्युलरिज्म का रखवाला कहता था, लेकिन उसके लिए सेक्युलरिज्म ज्यादातर एक हथियार था। उसका असली निशाना एक ही चीज थी, अनहदा। जिनको अनहदा के बारे में नहीं पता उनको मैं बता देता हूं कि भाई अनहदा ट्यूनीशिया का एक इस्लामिक आंदोलन था जिसमें इस्लामिस्ट की डिमांड थी कि ट्यूनीशिया के कानून और पॉलिटिक्स सीधे इस्लाम के अनुसार चलने चाहिए। बेसिकली उनकी डिमांड ये थी कि ट्यूनीशिया में इस्लाम सिर्फ एक पर्सनल बिलीफ बनकर ना रहे बल्कि शासन का हिस्सा बन जाए। और इस अनहदा का एक नेता था जिसका नाम था राशिद घनौची। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये इस पूरी कहानी के आखिर तक चलेगा। बेन अली ने इस राशिद घनौची को कुचल दिया, अनहदा पर बैन लगा दिया और उसके हजारों सदस्यों को जेल में भेज दिया। खुद राशिद घनौची जो था वो देश छोड़कर भाग गया और 20 साल से ज्यादा लंदन के अंदर एग्जाइल में बिताए। और इसी कारण से बेन अली का जो सेक्युलर स्टेट था वो आम आदमी की जिंदगी के अंदर तक घुसने लग गया। हिजाब को स्कूल के अंदर से, यूनिवर्सिटीज के अंदर से, सरकारी दफ्तरों से रोक दिया गया। यहाँ तक कि सरकारी दफ्तरों में लंबी दाढ़ी और हेड स्कार्फ तक पर रोक थी। हर इमाम के भाषण पर नजर रखी जाती थी। और ये सब करते हुए बेन अली और उसकी सरकार ने एक तरीके से इस्लाम को देश की पब्लिक लाइफ में काफी कमजोर कर डाला था। लेकिन यहाँ पर बेन अली ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसकी सरकार देखते ही देखते बहुत करप्ट हो गई और उसने पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप टेंडेंसी आ गई। उसकी पत्नी का परिवार पूरे मुल्क की दौलत को हड़पने लग गया और ये सब कई सालों तक चलता रहा। और इसी बीच 17 दिसंबर 2010 को कुछ होता है। एक्चुअली सीदी बाउजीद नाम के एक छोटे से भूले बिसरे कस्बे के अंदर एक 26 साल का नौजवान था जिसका नाम था मोहम्मद बाउजीजी। वो एक ठेला लगाकर फल बेचता था और वो ठेला ही उसकी पूरी रोजी रोटी था। लेकिन 17 दिसंबर 2010 के उस दिन पुलिस ने उसको परेशान किया, उसका ठेला और उसका सारा सामान जब्त कर लिया और सबके सामने उसकी बेइज्जती की। बाउजीजी शिकायत करने गया लेकिन किसी ने उसकी सुनी नहीं। तो फिर क्या हुआ, उसने एक सरकारी इमारत के सामने जाकर अपने आप को आग लगा ली। बाद में उसकी मौत हो गई और उसकी मौत ने पूरे मुल्क के अंदर आग लगा दी। सालों का गुस्सा जो लोगों के अंदर भरा हुआ था वो सड़कों पर फूट कर पड़ा। पूरा ट्यूनीशिया सड़कों पर आ गया था और इस्लामिस्ट को एक बहुत बड़ा मौका मिल गया था और उन्होंने भी इस मूवमेंट के अंदर आग भर दी थी। और फाइनली 14 जनवरी 2011 को 23 साल बाद बेन अली अपना सामान बांधकर सऊदी अरेबिया भाग गया। और ये जो ट्यूनीशिया के अंदर मूवमेंट शुरू हुआ था वो सिर्फ ट्यूनीशिया तक लिमिटेड नहीं रहा था बल्कि ये मूवमेंट पूरे रीजन के लिए एक चिंगारी बन गया था। इसी चिंगारी को अरब स्प्रिंग कहते हैं क्योंकि कुछ ही हफ्तों के अंदर इजिप्ट, लीबिया, यमन और सीरिया में भी बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट होने लग गए थे। अब देखिए यहाँ से कहानी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि बेन अली के गिरने के बाद ट्यूनीशिया ने अपने इतिहास का पहला सच में आजाद चुनाव करवाया था अक्टूबर 2011 में। और पता है सबसे ज्यादा सीटें कौन जीतता है? अनहदा, वही इस्लामिक पार्टी जिसे बेन अली ने कुचल दिया था। घनौची अपने एग्जाइल से एक हीरो बनकर लौटा था। पूरी दुनिया ने सांसें रोक ली थी और सबने मान लिया था कि ट्यूनीशिया अब एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा था। घनौची और अनहदा ने कॉम्प्रोमाइज का रास्ता चुना था। उन्होंने माना कि नए कॉन्स्टिट्यूशन में शरिया नहीं डाला जाएगा। उन्होंने सेक्युलर पार्टीज के साथ मिलकर सरकार चलाई। साल 2013 में जब दो सेक्युलर ऑपोजिशन लीडर्स की हत्या हो गई थी और मुल्क गिरने के कगार पर आ गया था, तब भी अनहदा ने एक रेयर काम किया था। उसने खुद सत्ता छोड़ दी थी और मुल्क को बचाने के लिए एक सेक्युलर अनबायस्ड केयरटेकर सरकार बना दी थी। और साल 2014 में ट्यूनीशिया ने एक और कॉन्स्टिट्यूशन पास किया। उसने मर्द और औरत को बराबरी की गारंटी दी। उसने रिलीजन की आज़ादी की गारंटी दी, यानी कि रिलीजन मानो या ना मानो आपकी मर्जी है, दोनों चीजों की आजादी थी। और इसके बाद ट्यूनीशिया पूरी दुनिया के अंदर ट्यूनीशियन एक्सेप्शन के नाम से मशहूर हो गया था। वो इकलौता देश जहां अरब स्प्रिंग ना सिविल वॉर में खत्म हुई ना तानाशाही में वापस गई। और इस काम के लिए ट्यूनीशिया की एक सिविल सोसाइटी को 2015 में नोबेल पीस प्राइज तक मिला था। लेकिन इसके साथ एक सच्चाई और भी थी। उस समय वहां के छोटे मोटे ट्यूनीशियन इमाम्स ने अंदर से सोसाइटी को रेडिकलाइज करना शुरू कर दिया था। उन्होंने ये मैसेजिंग देनी शुरू कर दी थी कि ये सरकार जो है वो काफिर है, हमें खुद इस्लाम के लिए आगे बढ़कर लड़ना पड़ेगा। और इसका असर ये हुआ कि इसी दौर में ट्यूनीशिया रेडिकलाइजेशन की चपेट में भी आने लग गया था। अलग अलग एस्टिमेट्स के मुताबिक ट्यूनीशिया से करीब 3000 से ज्यादा लड़ाके आईसिस के साथ लड़ने चले गए थे इराक और सीरिया में, जो कि आबादी के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा माना जाता है। और 2015 में ट्यूनीशिया पर दो बड़े आतंकी हमले हो गए, एक ट्यूनिस के बारडो म्यूजियम पर और दूसरा सौसी नाम के एक शहर के एक बीच पर, जिसमें 38 लोग मारे गए। ज्यादातर जो थे वो विदेशी लोग थे। और ये ट्यूनीशिया के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था।
सीधा सीधा मैसेज था कि इस्लाम के कोर प्रिंसिपल से बगावत करने का क्या अंजाम होगा ये समझ लीजिए। खैर समय बीता और फिर 2019 में ट्यूनीशिया ने एक नया प्रेसिडेंट चुना जिसका नाम था कायस साइद। वो एक भारी आदमी था और एक सख्त लॉ प्रोफेसर था जिसकी कोई पार्टी नहीं थी, जो करप्शन खत्म करने का वादा करके आया था। 25 जुलाई 2021 को सईद ने अपना दाव चला। कोविड को और बिखरी इकोनॉमी को बहाना बनाकर उसने प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया, पार्लियामेंट को फ्रीज कर दिया और करीब करीब पूरी ताकत अपने हाथों में ले ली। फिर साल 2022 में उसने एक बिल्कुल नया कॉन्स्टिट्यूशन एक रेफरेंडम के जरिए पास करवा दिया जिसमें बहुत कम लोग वोट देने गए थे। इस नए कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को और पॉलिटिकल पार्टीज को कमजोर कर दिया और लगभग सारी ताकत एक ही कुर्सी के नीचे डाल दी, प्रेसिडेंट की कुर्सी के नीचे। और इसी टाइम उन्होंने पिछली गवर्नमेंट से भी बड़ा एंटी इस्लामिक स्टांस ले लिया। 1959 और 2014 दोनों की कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस्लाम ट्यूनीशियन शासन का ऑफिशियल रिलीजन है। एटलीस्ट ऑन पेपर ट्यूनीशिया यही दिखाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन सईद के 2022 वाले कॉन्स्टिट्यूशन ने वो लाइन भी हटा दी। अब उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि ट्यूनीशिया इस्लामिक उम्मा का हिस्सा है और सईद का तर्क इसमें यह था कि एक कंट्री का कोई रिलीजन नहीं हो सकता। लेकिन सईद यहीं तक नहीं रुका, उसने पॉलिटिकल इस्लाम की कमर ही तोड़ दी। अनहदा का हेडक्वार्टर बंद करवा दिया गया और वहीं राशिद घनौची को 84 साल की उम्र में साल 2023 में गिरफ्तार करवा दिया। उसके ऊपर एक के बाद एक मुकदमे चले और उसकी सजाओं का जोड़ 40 साल से ऊपर पहुंचा दिया गया। और सिर्फ घनौची ही नहीं, बहुत सारे ऑपोजिशन के लीडर्स, पत्रकार और वकील भी जेल भेजे गए। कई प्रो मुस्लिम मीडिया आउटलेट्स बंद करवा दिए गए और इस सब का असर ये हुआ कि आज ट्यूनीशिया काफी डाइवर्स और मॉडर्न कंट्री बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। पिछले 70 सालों में धीरे धीरे ट्यूनीशिया ने रिलीजन को कानून से, पॉलिटिक्स से और सरकारी ताकत से बाहर कर दिया और इतना बाहर किया जितना दुनिया के किसी भी दूसरे मुस्लिम बहुल देश में शायद ही हुआ होगा। आज ट्यूनीशिया के करीब आधे नौजवान खुद को नॉन मुस्लिम कहते हैं। तेजी से लोग आज यहाँ एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। अरब बैरोमीटर के हिसाब से ट्यूनीशिया में सबसे ज़्यादा ऐसे मुसलमान हैं जो खुद को अब मुसलमान ही नहीं कहते हैं। आज ट्यूनीशिया का मुसलमान खुल के नॉन मुसलमानों के साथ शादी कर सकता है और सरकार ने ना ये सारी पाबंदियां हटा दी हैं। और देखो, ये किसी एक सरकार का बनाया हुआ कानून नहीं है, ये एक समाज है जो सच में अंदर से बदल चुका है। आज ट्यूनीशिया से एक सीधा सबक निकलता है हमारे अपने देश भारत के लिए। देखिए, रेडिकलिज्म एक असली खतरा है और इससे कोई इनकार कर नहीं सकता है, लेकिन ट्यूनीशिया ये दिखाता है कि उससे लड़ा कैसे जाए और उसके लिए आपको इस्लाम से डायरेक्ट पंगा लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, बस सही टाइम पे सही एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा इंडियन मुसलमानों के लिए भी ना इसमें एक लेसन है। आज इंडिया में 20 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। प्रॉब्लम तब बनती है जब यहाँ कुछ मुसलमान अपने इंडियन कल्चर को छोड़कर खुद को अरब मानने लगते हैं और जिस कारण कई एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। इंडियन मुसलमानों को समझना होगा कि आप इस्लाम फॉलो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप को भारतीय हिंदू सिविलाइजेशन का एक हिस्सा मानो, भारत का एक हिस्सा मानो, इस देश के लिए लॉयल रहो। भारत के फेस्टिवल्स, लैंग्वेजेस, ड्रेसेस और ट्रेडिशंस, उनको अपनाना आपकी अपनी आइडेंटिटी को अपनाना है। वो आपकी आइडेंटिटी को वीक नहीं कर रहा है बल्कि स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आप रिलीजन से पहले अपने मदरलैंड को प्रायोरिटी दो, जैसे एक टिपिकल हिंदू या कोई और रिलीजन के लोग करते हैं। ट्यूनीशियन ने प्रूव कर दिया है कि मुसलमान रहकर भी अपने देश को अपने रिलीजन से ऊपर रखा जा सकता है। अगर इंडियन मुसलमान भी वही अप्रोच अडॉप्ट करे तो रेडिकलाइजेशन ढंग से खत्म हो जाए। ये जो आज आए दिन कुछ मुसलमानों को कुछ फालतू की एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व देखते हो ना, वो कम होगा और एक रियल सिविलाइजेशनल यूनिटी यहीं से क्रिएट होगी और असली आइडेंटिटी वही होगी जो हज़ारों साल से रही है। हिंदू या भारतीय सिविलाइजेशन, वही आपकी सिविलाइजेशन है। ट्यूनीशियंस ने यह प्रूव कर दिया है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी सोसाइटी भी मॉडर्न हो सकती है और सीरिया, अफगानिस्तान जैसे देश की तरह रिसोर्सेज होने के बावजूद वो उनसे कहीं बेहतर हो सकती है। इंडियन मुसलमानों को भी यही समझना होगा कि उनका फेथ पर्सनल हो सकता है, लेकिन नेशनल और सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी आपकी हिंदू ही है, इंडिया ही है, भारत ही है। यही मॉडल लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और यूनिटी की गारंटी देता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में कमेंट्स में अवश्य लिखिए और अगर ये एनालिसिस आपको वैल्यूएबल लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेट्रियन, ज्वाइन बटन और UPI इनके थ्रू सपोर्ट किया जा सकता है। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।